हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आनुवंशिकी जो है वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो हम सबसे पहले हेरिडिटी की अगर बात करें तो हेरिडिटी को शुरू करने से पहले जेनेटिक्स में हेरिडिटी में काम आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो आज की सेगमेंट में हम कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे, उनके कंसेप्ट समझेंगे। ये टर्मिनोलॉजी वो रहेगी जो हमारे पूरे चैप्टर में कई जगहों पर बार बार काम आएगी। तो हमें इन टर्म्स का मीनिंग से ही समझ में आना चाहिए। कंपैरेटिव वे में तुलनात्मक रूप से ये दूसरों से किस तरह से अलग है तो वो भी समझ में आना चाहिए। तो हम जेनेटिकल टर्म्स इन्हें आनुवंशिक शब्दावली लेंगे, ठीक है। जो जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी और भी कई टर्म्स हैं जो लेक्चर के साथ साथ में आती रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो टर्म डिस्कस कर रहा हूँ, कैरेक्टर एंड ट्रेट, ठीक है। कैरेक्टर यानी कि हम यहाँ पर जिस कैरेक्टर की बात करेंगे वो है जेनेटिकल कैरेक्टर। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे हम आनुवंशिक लक्षण, ठीक है। और ट्रेट होता है, ट्रेट उसके फॉर्म को कहते हैं, प्रतिरूप स्वरूप को कहते हैं। ट्रेट पर तो हम बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर की, ठीक है। इनिशियली ये चीज हमने आपको बताई थी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जेनेटिकल कैरेक्टर, एक आनुवंशिक लक्षण बनाने के लिए क्या चाहिए, ये बात हम शुरू के इंट्रोडक्शन में ही बता चुके, ठीक है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैंने बताया था 3 बातें होनी चाहिए कि उस कैरेक्टर के बनने के सबसे पहले उसका जीन होना चाहिए, फिर वो जीन एक्सप्रेस भी होना चाहिए, तभी तो कैरेक्टर बनेगा। लेकिन एक्सप्रेशन के लिए उसको सूटेबल कंडीशन, उपयुक्त वातावरण मिलना चाहिए। जब ये तीनों चीजें रहेंगी तभी एक जीव में आनुवंशिक लक्षण विकसित होता है, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि आनुवंशिक लक्षण है क्या चीज, कैसे पहचाने, कैसे परिभाषित करें, क्या है। जब हम जेनेटिक्स के विभिन्न लेक्चर में जब भी हम बात करते हैं हम कैरेक्टर की बात खूब करेंगे, रोज काम आने वाला शब्द है। तो जब हम कैरेक्टर बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये कैरेक्टर जो है ये हम बात कर रहे हैं जेनेटिकल कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण। इतना मैं आपको बता दूं, एक जीव में बाहर से दिखाई देने वाला जरूरी नहीं कि हर चीज आनुवंशिक लक्षण हो, और बहुत से आनुवंशिक लक्षण ऐसे भी हैं जो बाहर से नहीं दिखते, अंदरूनी रहते हैं, ठीक है। जैसे एक जीव में, मानव में या किसी भी जीव में ऊंचाई, हाइट एक जेनेटिकल कैरेक्टर है। हाइट है ये कैरेक्टर है। हाइट कितनी है, क्या है, वो बात की बात है। कलर एक कैरेक्टर है। पौधे हैं तो पुष्प का रंग, ये एक कैरेक्टर है। अब रंग कौन सा है, क्या है, वो बाद में, रंग होना ही एक लक्षण है। तो कई जेनेटिकल कैरेक्टर इस तरह के बड़े और स्पष्ट बाहर से दिखाई भी देते हैं। तो कई आनुवंशिक लक्षण अंदरूनी रहे। शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना, इंसुलिन का बनना, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कैरेक्टर है। तो आनुवंशिक लक्षणों को ऐसा भी नहीं कहें कि जो हमें दिखते हैं बस वो आनुवंशिक लक्षण है, जरूरी नहीं। देखिए वास्तव में देख करके पहचानना बड़ा जटिल काम है कि आनुवंशिक लक्षण है या नहीं। दरअसल कई बार जो चीज हम देखते हैं वो एक लक्षण ना होकर के कई छोटे छोटे लक्षणों का समूह है, संयुक्त रूप से बनता है। और इसीलिए केवल मात्र देख करके आनुवंशिक लक्षण का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एक लक्षण को परिभाषित जरूर किया जा सकता है कि एक आनुवंशिक लक्षण दरअसल वो स्वरूप है, वो प्रतिरूप जो हमें दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता है, लेकिन एक आनुवंशिक लक्षण वह प्रदर्शन है जो किसी जीन के प्रदर्शन से बनता है। किसी जीन द्वारा कार्य करने से और उसके प्रदर्शन से शरीर में जो प्रदर्शन बने, चाहे वो आकारिक रूप से बाहर से दिखे, चाहे वो अंदरूनी रह जाए, कार्य शारीरिक रूप से रह जाए, तो भी वो एक लक्षण कहलाता है। जीन के उत्पाद से बनने वाला कोई भी चीज एक लक्षण होता है। जीन के उत्पाद और प्रदर्शन का क्या तात्पर्य हुआ, ये बताया भी गया था कि जीन जो कि हम मानते हैं डीएनए का एक खंड है, इससे प्रदर्शन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन से वो आरएनए बनाता है, फिर ट्रांसलेशन से वो प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन या ये एंजाइम फिर हमारे शरीर में कुछ कार्य करता है जिसकी बदौलत लक्षण बनते हैं, ठीक है। तो जीन का उत्पाद कौन हुआ, तो जीन का उत्पाद हुआ प्रोटीन, और उस प्रोटीन के कार्य करने से जो भी प्रदर्शन हुआ वही एक लक्षण है। तो अगर हम कैरेक्टर को परिभाषित करते हैं, किसी जीव में किसी जीन के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले आकारिकीय कारिकीय प्रदर्शन लक्षण कहलाते हैं। किसी जीन के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले आकारिकीय या कारिकीय प्रदर्शन, आकारिकीय मतलब बाहर से दिखे मोर्फोलॉजिकल, कारिकीय मतलब अंदरूनी फिजियोलॉजिकल। तो बाहर से दिखे चाहे अंदरूनी रहे, जो भी लक्षण प्रदर्शन जो उत्पन्न हो रहा है वो जीन के प्रदर्शन से हो रहा है, तो उसे हम लक्षण कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ऊंचाई एक लक्षण है, हाइट, या शरीर का रंग एक लक्षण है, और भी हो सकते हैं,
हाइट, कलर, ये सब। ठीक है, तो खैर हम ऐसा कोई सीधा फार्मूला तो नहीं बता सकते कि हम देख के बता दें कि हाँ ऐसा हो तो ये आनुवांशिक लक्षण होता है। जी नहीं, आनुवांशिक लक्षण अत्यंत छोटे भी हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े भी हैं। बाहरी रूप से भी दिखते हैं, अंदरूनी रह जाते हैं। तो बड़ी विविधता है आनुवांशिक लक्षणों में। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण कैसे बनता है वो मैंने उसकी आवश्यकताएं बताई थी, जीन और उसका प्रदर्शन और वातावरण। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को परिभाषित करें तो हम यही कहेंगे कि जीन के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप जो प्रदर्शन शरीर में, जीव में बने, वही आनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, अब इन लक्षणों के बारे में एक बेसिक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीन से लक्षण बनते हैं। अब आपको कुछ आधारभूत चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हर जाति का एक स्पीशीज, एक प्राकृतिक समूह होता है। एक जाति के अंदर जीन की संख्या फिक्स होती है। ये तो आपने सुना होगा कि गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है। हर जाति का अपना गुणसूत्र संख्या होती है, तो उन गुणसूत्रों पर जीन की संख्या भी फिक्स होती है। जैसे मानव की बात करें तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो हमारा जवाब तो सब 46, 46 होते हैं, लेकिन सही मायने में 46 तो डबल कर रखे हैं। हमारे जो रियल प्रकार हैं, गुणसूत्र के जो प्रकार हैं, वो 23 प्रकार हैं। मानव में 23 प्रकार के गुणसूत्र हैं। ठीक है, वो तो डिप्लॉयड डबल कर रखा है तो 46 हो जाते हैं, वो 23 का 23 रिपीट हो जाते हैं। तो हमारा जो किसी भी स्पीशीज का जो वास्तविक गुणसूत्र संख्या, वो उसकी अगुणित संख्या होती है। तो मानव में 23 प्रकार के गुणसूत्र हैं, ध्यान रखिएगा, और ये 23 अलग अलग है। इन पर अलग अलग प्रकार के जीन है। जो जिन गुणसूत्र 1 पर आ गए वो 2 पे नहीं होंगे, 2 पे आ गए वो 3 पे नहीं होंगे। और इन 23 गुणसूत्रों पर मानव का जीनोम हम अध्ययन कर चुके हैं आज, और मानव के जीनोम में करीब 30 से 40 हजार जीन पाए जाते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, सब अगले चैप्टर में आएंगी आपके। ठीक है, तो 30 से 40 हजार जीन पाए जाते हैं जो 23 गुणसूत्रों पर बिखरे हुए हैं। मसलन जैसे कि बात करें गुणसूत्र संख्या 1, क्रोमोसोम 1 पर 2968 जीन प्राप्त हुए हैं, तो जो करीब करीब 3000 जीन। तो क्रोमोसोम संख्या 1 पर जो 3000 जीन, वो फिर बाकी 22 पर नहीं, 22 पर दूसरे, फिर इस पर लगे, उस पर लगे, सब पे मिला के कुल संख्या 30 से 40 हजार के बीच में मानी जा रही है। हम न्यूनतम मान के चले तो 30,000 ले लेते, तो हमारे अंदर 30,000 जीन है। अब वो 30,000 जीन हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, तो 30,000 लक्षण बनेंगे, ज्यादा भी बनते हैं, कई बार एक ही जीन बहुत सारे लक्षण बना देता है। तो इन 30,000 जीन से जितने लक्षण बनेंगे वो सभी आनुवांशिक लक्षण है। समझ में आ गई बात? मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूं, एक जाति, एक स्पीशीज के अंदर गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है, उन पर उपस्थित जीन की संख्या फिक्स होती है, और उन जीन से बनने वाले आनुवांशिक लक्षणों की संख्या भी फिक्स होती है। और वो लक्षण, उन जीन से आने वाले वो लक्षण उस जाति के सभी सदस्यों में, सभी जीवों में आएंगे। जैसे कि मटर के पौधे में एक जीन है जो ऊंचाई के लिए, हाइट के लिए है, तो मटर के जितने पौधे होंगे सब में हाइट नाम का लक्षण जरूर होगा। एक जीन है जो पुष्प रंग बनाता है, तो पुष्प रंग सब में बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जाति के जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण आने हैं वो सब में आते हैं। ठीक है, तो लक्षण तो सब में मिलेंगे, मानव के भी है तो सब मानव में सारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण सब में मिलेंगे, लेकिन वो आनुवांशिक लक्षण किस प्रकार का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये भिन्न हो सकता है। हमने कहा मटर के अंदर एक जीन है जो ऊंचाई बनाता, हाइट बनाता, तो हाइट का जीन सब में है, सब में हाइट बनती है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ की हाइट ज्यादा है तो कुछ कम हाइट वाले, तो हमने एक को लंबा कहा, एक को बोना कहा। पुष्प रंग का जीन सारे पौधों में है, ठीक है, पुष्प रंग भी सब में बनता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें, उस जाति के कुछ सदस्यों में लाल पुष्प बन रहे हैं और कुछ में सफेद पुष्प बन रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, आनुवांशिक लक्षण, पुष्प रंग तो सब में आया ना, ऊंचाई तो सब में आई, लेकिन सब में ऊंचाई एक जैसी नहीं है, सबका पुष्प रंग एक जैसा नहीं है। और हमें यह ज्ञात होता है कि पुष्प रंग या जो भी आनुवांशिक लक्षण है उनमें विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। अगर हम एक जाति के पूरे समूह की बात करें, एक जाति के समूह को पॉपुलेशन कहा जाता है, समिष्ट कहते हैं, तो उस पॉपुलेशन में हमें आनुवांशिक लक्षण सब में मिलेगा, लेकिन उस लक्षण के विभिन्न रूप मिलेंगे। कुछ लोगों में लंबापन है, कुछ में बोनापन है, कुछ में लाल पुष्प वाले हैं, कुछ सफेद पुष्प वाले हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि आनुवांशिक लक्षण पुष्प रंग तो है, लेकिन ये दो स्वरूप में पाया जाता है, कुछ में लाल, कुछ में सफेद। तो जब हम लक्षण की बात करते हैं तो उसके विभिन्न रूप की बात जरूर आएगी। और अक्सर यूं कहें, लगभग सारे आनुवांशिक लक्षणों में एक से अधिक स्वरूप होते हैं, बहुत कम बचे हैं जिनके एक ही स्वरूप है। विकास के क्रम के आधार पर माने तो ये माना जाता है कि जब एक जाति की उत्पत्ति हुई, कोई भी एक स्पीशीज जो आज हम देख रहे हैं, भले मानव ले लो, कोई भी ले लो,
जब उसकी उत्पत्ति हुई तो उस समय उसमें प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण का एक ही स्वरूप था, और जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले तो फिर नए नए स्वरूप बनने लगे म्यूटेशन से। मटर का पौधे की जब उत्पत्ति रही होगी तो हम मान के चलते हैं उस समय पौधे लंबे ही थे, बोना नहीं था, या पौधे सब लाल पुष्प भी बनाते थे। फिर जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले तो लंबेपन के जीन में म्यूटेशन हुआ तो एक नया स्वरूप बन गया बोना। लाल पुष्प के जीन में म्यूटेशन हुआ तो एक नया स्वरूप बन गया सफेद। ठीक है, म्यूटेशन लक्षण के नए स्वरूप बनाता है, और लक्षण के इन्हीं स्वरूप को क्या कहते हैं? ट्रेट, प्रतिरूप, स्वरूप। और क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों सालों से ये जातियां पृथ्वी पर चल रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ियां चल रही हैं, म्यूटेशन भी हुए होंगे समय समय पर, और इन म्यूटेशन की वजह से लगभग हर आनुवांशिक लक्षण में विभिन्न स्वरूप बन गए। ठीक है, तो आज जब हम देखते हैं तो हमें एक जाति के अंदर आनुवांशिक लक्षण सब में दिखता है, लेकिन लक्षण सब में एक जैसा नहीं दिखता, उसके अभिन्न स्वरूप दिखते हैं। ठीक है, अगर आप सोचिए कि हर लक्षण का एक ही स्वरूप होता तो क्या होता है? एक जाति के सारे जीव एक ही जैसे दिखते हैं, कोई भिन्नता नहीं। पर हम तो जानते हैं कि विभिन्नताएं तो जीवन में होती होती। ठीक है, तो लक्षणों के विभिन्न रूप मिलेंगे। तो लक्षण क्या है? किसी जीन का प्रदर्शन, आकारिकी या कारिकी प्रदर्शन से बनने वाला प्रदर्शन लक्षण है। अब ट्रेट क्या चीज है? किसी जाति के जीवों में किसी लक्षण के पाए जाने वाले विभिन्न रूप ट्रेट कहलाते हैं। किसी जाति के जीवों में किसी लक्षण के पाए जाने वाले विभिन्न स्वरूप, विभिन्न रूप ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हाइट नाम का कैरेक्टर था, उसके दो स्वरूप हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा और बोना। इसी तरह से मैं अगर बात करूं, पुष्प रंग का लक्षण ले लेते हैं, फ्लावर कलर मान लो, तो हो सकता है फ्लावर कलर हमें किसी जाति में 3 प्रकार के मिल जाए, उसमें लाल पुष्प भी हैं, उसमें पीले पुष्प भी हैं सपोज, और कुछ में सफेद पुष्प भी हैं, तो रेड, येलो, व्हाइट। तो यहाँ पर पुष्प रंग के 3 स्वरूप हैं, ऊंचाई के 2 स्वरूप हैं, ये ट्रेट है। हाइट होना करेक्टर है, टॉल ड्वार्फ उसके ट्रेट है, पुष्प रंग लक्षण है, उसके विभिन्न रंग जो है ये ट्रेट है। तो हमें करेक्टर के विभिन्न ट्रेट मिलेंगे। लेकिन अब देखिए, एक व्यक्तिगत जीव में, एक जीव में एक लक्षण का एक ही ट्रेट पाया जाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही जीव, एक पौधे में लंबापन, बोनापन दोनों हो, या लाल पुष्प सफेद पुष्प नहीं। अपवाद देखिए हर जगह है, हम अपवादों पर अभी नहीं जा रहे, लेकिन आमतौर पर अधिकतर यही होता है, एक जीव में एक लक्षण का एक ही स्वरूप मिलता है। अर्थात अगर आपको किसी लक्षण के सारे स्वरूप पता करने तो क्या करना पड़ेगा? प्रश्न यूं आता है कि एक लक्षण के विभिन्न स्वरूप, उसके ट्रेट ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए? तो हमारा जवाब भी बिल्कुल आसान है, एक जीव का अध्ययन नहीं किया जाए। एक जीव में तो एक लक्षण का अधिकतम एक स्वरूप मिलेगा, तो क्या किया जाए? हम एक समूह का, पॉपुलेशन का अध्ययन करें, उस जाति के जीव कई सारे लें, पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन करें, और जब पॉपुलेशन स्तर पर जाकर देखोगे तब आपको लक्षण सब में दिखेगा, उसके स्वरूप भी दिखेंगे। ऊंचाई सब में दिख रही है, कुछ में ज्यादा कुछ में कम, लंबे बोने दोनों दिख रहे हैं। पुष्प रंग सब में दिख रहा है, लेकिन रंग अलग अलग भी दिख रहा है। तो लक्षण के विभिन्न रूप या सारे ट्रेट आपको कब नजर आएंगे? पॉपुलेशन पर। बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, और अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, कई बार, अब सही बात तो यह है कि हाइट करेक्टर है, टॉल ड्वार्फ ट्रेट है, बट हम प्रश्नों में देखेंगे, किताबों में देखेंगे कि टॉल भी करेक्टर लिखा रहता है, ड्वार्फ भी करेक्टर, रेड करेक्टर, व्हाइट करेक्टर, इनको भी करेक्टर बोल देते हैं। तो ये गलत नहीं है। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ को ट्रेट तो कहना ही है, करेक्टर भी बोल सकते हो। ट्रेट और करेक्टर कई बार पर्यायवाची रूप में काम आते हैं यदि आप केवल एक बार में एक जीव की बात कर। जब हम एक जीव की बात करते हैं, मान लीजिए कोई पौधा है और वो लंबा है, तो मैं वहां क्या कहूं उस पौधे में कि हाइट अलग है और टॉल अलग है? उस एक पौधे के हिसाब से देखें तो टॉल होना ही तो उसकी हाइट है, लंबापन ही तो ऊंचाई है, इसलिए वहां ऊंचाई और लंबापन अलग अलग नहीं करेंगे, वहां वो दोनों एक ही बात है। इसलिए अगर कोई टॉल को करेक्टर बोल रहा है तो गलत नहीं है। एक जीव के संदर्भ में करेक्टर और ट्रेट में कोई अंतर नहीं रह जाता, वही करेक्टर है, वही ट्रेट है। इन दोनों में भिन्नता है, अंतर कब आएगा? जब आप एक से ज्यादा यानी कि समूह यानी कि पॉपुलेशन पर बात करें, तो इन दोनों में भिन्नता पॉपुलेशन लेवल पर आएगी। अन्यथा तो एक जीव में तो दोनों चीजें सेम ही नजर आएंगी। लेकिन जीन के प्रदर्शन से बनने वाला प्रदर्शन लक्षण है, और अलग अलग जीवों में उस लक्षण के विभिन्न रूप का मिलना ट्रेट है। समझ में आ गई बात? करेक्टर और ट्रेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अगली 2 टर्म लेते हैं, इन्हीं की तुलना में जीन और अलील।
इन्हीं दो को ही कंपेयर करते हुए जीन और अलील दो शब्द लिखे। मैं पहले जीन की बात करूं। जीन हमारी जेनेटिक्स की सबसे आधारभूत शब्द है, टर्म है। जीन के कुछ पुराने नाम भी हैं, इन्हें फैक्टर भी कहा गया, एलिमेंटी भी कहा गया, कारक और तत्व और जीन कई नाम आए। ठीक है, मेंडल ने कंसेप्ट की शुरुआत तो मेंडल ने की थी। मेंडल ने जीन को कारक कहा था, एलिमेंट कहा था। जीन नाम तो बहुत बाद में आया। मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज के बाद सन 1900 में जोहानसन नामक वैज्ञानिक द्वारा ये जीन शब्द दिया गया और ये जीन शब्द बड़ा प्रचलित हुआ और आज तक हम इसको काम में लेते हैं। तो जीन के ही दूसरे पुराने नाम है कारक और तत्व। समझ में आ गई बात? तो अब जीन की अवधारणा क्या है? जेनेटिक्स पढ़े और हमें जीन न पता हो तो कोई मतलब नहीं है। तो हम जरा जीन को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये चीज आई कहां से। देखिए, शुरुआत होती है करीब करीब 19वीं शताब्दी के मध्य में। ये बात होगी, यूं समझ लीजिए 1855-1856 की बात। 1855-1856 जब मेंडल ने अपने कार्य किए, मेंडल इसी दौरान अपना काम शुरू किया और मेंडल ने अपने मटर के पौधों में विभिन्न संकरण प्रयोगों किए और उनके परिणाम जब देखे तो उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जीवों में कोई इकाई है जो ये लक्षण का निर्धारण कर रही है, ये वंशानुगति को नियंत्रित कर रही है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में, अपने क्रॉस में इस चीज का पहली बार अनुभव किया कि जीवों में कोई इकाई होती है जो वंशानुगति को नियंत्रित करती है और ये इकाई लक्षण भी निर्धारित करती है और अगली पीढ़ी में भी जाती है, वहां जाके भी लक्षण बनाती है। और उन्होंने उस इकाई का नाम दे दिया कारक। उन्होंने कहा कि कारक जो है, कारक वंशानुगति की इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है और प्रत्येक पीढ़ी में एक लक्षण का निर्धारण करती है। यह कारक की परिभाषा मेंडल ने दी। तो जीन का कंसेप्ट वहीं से शुरू हुआ। अपने निष्कर्षों के आधार पर मेंडल से सवाल किया गया अन्य वैज्ञानिकों द्वारा कि भाई आप जो कारक की इकाई कह रहे हैं उसके होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे। मेंडल कारकों के होने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए। उनके पास परिणाम थे अपने प्रयोगों के, बाकी एग्जैक्टली कोई एविडेंस नहीं था। मेंडल ये साबित नहीं कर पाए। हालांकि मेंडल की बातों को इस वजह से उस समय बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। कई साल निकलते गए। मेंडल से सवाल पूछा गया, इसका प्रमाण क्या है? आप तो ये बताओ, ये कारक की इकाई शरीर में कहाँ होती है, किस चीज की बनी है? मेंडल कुछ नहीं बता पाए। और मेंडल के इस कंसेप्ट के बाद कई वर्ष निकल गए, करीब 35-40 साल। ठीक है, इस बीच में हुए कई कार्य, लेकिन मुख्य रूप से ऐसी कोई नई बात नहीं नजर आई। सन 1900 में, करीब 40 साल बाद, सन 1900 में जब मेंडल का कार्य पुनः खोजा गया, ये भी बाई चांस हुआ, इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जब मेंडल का काम दोबारा खोजा, लोगों ने दोबारा से मेंडल के प्रयोग देखे, परिणाम देखे, तो लोगों को फिर लगा कि नहीं, मेंडल गलत तो नहीं कह रहा है। मेंडल की बात तो सही है कि कोई इकाई तो है जो ये सब नियंत्रण कर रही है। इसी दौरान पुनर्खोज के साथ साथ ही जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इन कारकों का एक नया नाम दे दिया, जीन। तो इन्हें जीन नाम से जाने जाने लगा। लेकिन सवाल वहीं के वहीं थे, प्रश्न वहीं था जो मेंडल से पूछे गए थे। कहा गया कि भाई ये जीन कहाँ होते हैं, इसकी उपस्थिति कहाँ है जीवों में, और ये किस चीज के बने हैं, ये क्या पदार्थ है? इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा सका। लेकिन जीन है ऐसा सबको महसूस तो हुआ। खैर, कुछ समय और निकला और प्रयास हुए और कुछ वर्षों बाद आते हैं मॉर्गन, जो नाम मैंने बताया था, थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन आए। मॉर्गन ने एक प्रश्न का जवाब तो दिया। मॉर्गन से पहले सटन बोवरी वैज्ञानिक भी हुए, फिर मॉर्गन हुए। इन लोगों ने जीन की लोकेशन बता दी कि कोशिकाओं में जीन कहाँ है, जीवों में जीन कहाँ है। और विभिन्न प्रयोगों द्वारा, और मॉर्गन ने तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट द्वारा यह साबित किया कि मेंडेलियन कारक अर्थात जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। उनका कहना था कि एक एक गुणसूत्र में कई सारे जीन रेखीय क्रम में जमे हुए, और इसी बेस पर उन्होंने सालनता की भी खोज की। इसमें आगे बताऊंगा। तो जीन गुणसूत्रों पर होते हैं। मॉर्गन की इस बात को अंततः प्रयोग द्वारा देखने के बाद साबित किया गया और माना गया। तो कम से कम एक समस्या का समाधान हुआ कि जीन कहाँ होते हैं, उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन पता चली। सब गुणसूत्रों पर होते हैं, बल्कि एक एक गुणसूत्र पर कई जीन रेखीय क्रम में जमे होते हैं। अब बात आई कि ये जीन आखिर गुणसूत्र पे है, तो आखिर किस पदार्थ के बने हुए, रासायनिक प्रवृत्ति क्या है इनकी? तो ध्यान आया कि भी गुणसूत्र जो है दो ही चीजों का बना है, हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए। गुणसूत्र में दो ही चीजें होती, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो अब ये बात है कि जीन या तो डीएनए का बना है या प्रोटीन का बना है। ठीक है, ये बात मॉर्गन भी नहीं बता पाए कि वो डीएनए का बना है या प्रोटीन। उनका कि जीन है तो गुणसूत्र पर, अब ये क्या है, इसकी प्रकृति ये मालूम नहीं।
अब जीन की रासायनिक प्रकृति को पता करने में और समय लगा, और उस समय दुनिया में कोई नहीं जानता था कि सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। अगले चैप्टर में हम इस पर आपको बताएंगे विषय कि कैसे आनुवंशिक पदार्थ की खोज हुई। ठीक है, तो जब तक अब आनुवंशिक पदार्थ का पता नहीं चल जाता, जीन की रासायनिक प्रवृत्ति भी पता नहीं चल सकती थी। करीब मॉर्गन के भी करीब 40-45 साल बाद सन 1950 के आसपास विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से अंततः 1950 में यह साबित हुआ कि जीन डीएनए होता है। 1950 का हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट, ये सब हमारे अगले चैप्टर का भाग है, वहां आएंगे। उन्होंने साबित किया कि जीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और जब ये तय हो गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तो जीन की रासायनिक प्रवृत्ति भी तय हो गई कि जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, एक निर्धारित लोकस पर पाए जाते हैं, और ये डीएनए के बने हुए हैं। ठीक है, तो जीन डीएनए है, इस बात को पता लगाने में हमें 100 वर्ष के आसपास का समय लग गया। तो जीन का कंसेप्ट धीरे धीरे बना है, कई चीजें समय समय पे जुड़ती गई। अब उसके बाद 1950 के बाद हम ये कहने लगे भाई जीन गुणसूत्र के एक निर्धारित लोकस पर होता है, और वो गुणसूत्र में भी डीएनए का बना है। फिर और आगे चीजें आई कि डीएनए काफी लंबा होता है, और एक एक डीएनए पर कई सारे जीन हो सकते हैं, जीन डीएनए का एक खंड कह सकते हो। फिर जीन कैसे काम करके लक्षण बनाता है, उसकी क्रियाविधि की खोज हुई आगे जाकर, तो पता चला कि डीएनए के उस खंड से, जिसको कि हम जीन कह रहे हैं, उससे आरएनए बनता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बन के लक्षण बनेगा। तो ये सारी बातें धीरे धीरे करके आती रही। तो जीन का मेंडल की जो परिभाषा है, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंसेप्ट, वो आज भी सही है। मेंडल ने जितनी बात की वो सही। मेंडल ने तो कहा था वंशानुगति की इकाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, लक्षण बनाती है, उसमें कहाँ गलत है, बिल्कुल सही। उसमें वो गुणसूत्र पर है या वो डीएनए है, ये सब बाद में जोड़ी गई, जो जीन का आधुनिक मॉडर्न कंसेप्ट है। तो अगर हम जीन के बारे में विभिन्न चीजें देखें, हमें जीन का एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैंने वो सारे कंसेप्ट लिख रखे हैं, यहाँ देखिए। जीन वंशानुगति की इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है तथा प्रत्येक पीढ़ी में किसी लक्षण का निर्धारण करती है। ठीक है, ये जो चीज है ये मेंडल की परिभाषा है, और इसको कहते हैं जीन का प्राचीन क्लासिकल कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद मॉर्गन की बात जोड़ी इसमें हमने कि जीन गुणसूत्र पर एक विशिष्ट लोकस पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जीन गुणसूत्रों पर होते हैं, ये बात आ गई। इसके बाद इसमें और जोड़ा गया, तो अगला जो जोड़ा, जीन डीएनए का एक खंड है जो सामान्यतः आरएनए व प्रोटीन बनाता है, जिससे एक लक्षण का निर्माण होता है। तो इस तरह से जीन के कंसेप्ट में धीरे धीरे करके चीजें जुड़ती गई, और हमें जीन की बातें समझ में आई। ठीक है, तो जीन डीएनए है, और डीएनए से वो आरएनए बनाता है, और फिर प्रोटीन बना के कैरेक्टर बनाता है। हालांकि यहाँ कुछ अपवाद है। ठीक है, जीन डीएनए का खंड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये आरएनए बनाए, प्रोटीन बनाए, कैरेक्टर ही बना दे, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ जीन ऐसे पता चले बाद में जो आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते। ये जीन हमारे नियंत्रणकारी कार्यों में यूज होते हैं। ठीक है, ये आगे आएंगे अगले चैप्टर में। कुछ नियंत्रण, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो खुद कुछ नहीं बना रहे, लेकिन वो दूसरे जीन का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो जीन नियंत्रण में काम आते हैं, ऑपरोन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। वहां पर कुछ जीन ऐसे हैं। ठीक है, और कुछ जीन ऐसे भी हैं जो ना आरएनए बनाते हैं ना प्रोटीन बनाते, फिर भी जीन कहलाते। तो नियंत्रणकारी कार्यों में, जैसे ऑपरोन वगैरह, ये सब चीजें आगे आएंगी। नियंत्रणकारी कार्यों में जो कुछ जीन ऐसे आते हैं जो ना आरएनए बनाते हैं ना प्रोटीन बनाते हैं। वहीं कुछ जीन ऐसे हैं जो आरएनए बनाते हैं कहते हैं, किंतु प्रोटीन नहीं बनाते। जैसे आपने देखा होगा, आरएनए भी 3 तरह के सुना होंगे आपने, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए, जो जीन एमआरएनए बनाता है उससे तो प्रोटीन बनता है, पर जो जीन आरआरएनए और टीआरएनए बनाता है वो दोनों प्रोटीन नहीं बनाते। तो आरआरएनए और टीआरएनए बनाने वाले जीन है, आरएनए बनाएंगे लेकिन प्रोटीन नहीं बनाएंगे, और जो जीन एमआरएनए बनाएगा वो प्रोटीन। तो थोड़ी विविधता आगे जाकर और है, ये धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वहां। तो ये तो एक सामान्य बात लिखी कि सामान्यतः आरएनए और प्रोटीन बनाते हैं, हमेशा एक नहीं लिखा हमने। इसको हम जरा गुणसूत्र के संदर्भ में समझें कि गुणसूत्र पर जीन की लोकेशन कैसे क्या है। तो जीन के बारे में जरा सा और बात अगर करें, जैसे मैंने गुणसूत्र बना रखा है, एक क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम एक मोटा धागे की तरह होता है, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। और ये कितने क्रोमेटिड है आपने देखा होगा। गुणसूत्र तो ऐसा भी बनाते हैं, कई बार हमने सेल डिवीजन या कोशिकाएं बड़ी होंगी तो ऐसा भी बनता है। ठीक है, ये जो होता है ये अस्थायी स्वरूप है। गुणसूत्र वास्तव में इस तरह से एकल थ्रेड होता है, एक थ्रेड एक क्रोमेटिड होता है। ये डबल हो रहा है, ये 2 क्रोमेटिड है, इसको कई बार हम कहते हैं डायड। एक्चुअली क्या होता है, डीएनए जब रिप्लिकेशन होता है, अब ये थोड़ा सेल साइकिल 11th की चीजें हैं। ठीक है,
सेल डिवीजन होता है तो उससे पहले डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। तो गुणसूत्र में भी एक क्रोमेटिड के दो दिखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, एक सामान्य गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड और इस एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है। ये देखो मैंने डीएनए भी दिखा रखा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही सतत डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चलता है। ये तो जब कोशिका विभाजन होता है तो ऐसा अवस्था में ये डीएनए डबल होता है, क्योंकि दोनों पुत्री कोशिकाओं में भेजना पड़ेगा, तो डीएनए का रिप्लिकेशन होकर डबल हो जाता है, इसलिए एक क्रोमेटिड की जगह दो बन जाते हैं। तो प्रोफेज और मेटाफेज में आपको इसी तरह का गुणसूत्र दिखेगा, डबल वाला। फिर एनाफेज में हम इसको अलग करते हैं, अलग करते वापस ऐसा हो जाता है और दो कोशिकाओं में बांट दिया जाता है। तो सामान्यतः गुणसूत्र ऐसा ही है, ये तो कुछ देर के लिए डबल किया गया ताकि इनको डिवाइड किया जा सके। ठीक है, मॉर्गन ने जो कहा कि जैसे गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर ये गुणसूत्र मोनाड होता है, ये डायड है, ये सिंगल क्रोमेटिड वाला है, डबल क्रोमेटिड, इसमें एक डीएनए, इसमें दो डीएनए। ठीक है, उन्होंने कहा कि गुणसूत्र पर इस तरह से ये जो बिंदु बनाए हैं ये लोकस है। ठीक है, ये सब जीन के लोकस है और ये जीन दिखा रखे हैं ऐसे रेखीय क्रम में। मॉर्गन का कहना था कि गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं रेखीय क्रम में निर्धारित लोकस पर। लोकस मतलब लोकेशन। ठीक है, और फिर जब बाद में हमें मालूम चला कि नहीं जीन तो डीएनए है, तो फिर इसको और हम अगर अच्छे से दिखाना चाहें कि अब डीएनए के संदर्भ में बात करें तो जैसे गुणसूत्र में ये एक डीएनए है, अब इस एक डीएनए में मैं अगर जीन की बात करता हूं तो इसके अंदर जीन कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए ये यहां से लेके यहां तक का ये एक खंड है, ये एक जीन है। ऐसे फिर यहां से लेके यहां तक ये एक और खंड है, ये भी एक जीन है। इस तरह से रेखीय गुणसूत्र है और उसमें ये जो है ये एक जीन है, ये एक जीन है, और जीन कोई सतत हो जरूरी नहीं है। आमतौर पर यूकैरियोट में इसी तरह के रेखीय डीएनए होते हैं और जीन दूर दूर होते हैं। एक जीन यहाँ, फिर बीच में बहुत सारा खाली डीएनए और फिर दूसरा जीन है। ये देखिए बीच में ये जो है ये गैप रहता है, ये जीन नहीं है। गैप में भी डीएनए तो है, अब ये डीएनए जीन नहीं है, समझ गए। और ये जो डीएनए का खंड है ये जीन है, ये डीएनए का खंड ये एक जीन है। तो जो ये बिंदु लगाया जाता है इस तरह का, ये एक बिंदु तो खाली दिखाने की बात है, वास्तव में ये बिंदु ये पूरा एक खंड होता है। इस पूरे खंड को हम एक बिंदु की तरह दर्शा देते हैं, लोकस, समझ गए। तो इस तरह से गुणसूत्रों पर जीन जमे होते हैं डीएनए पर। हाँ, प्रोकैरियोटिक जो गुणसूत्र होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं, उनमें वृत्ताकार डीएनए होता है और वृत्ताकार डीएनए, और वहां पर कई बार क्या है, जीन आपको एक के बाद एक लगातार मिलेंगे, गैप नहीं मिलेगा। दो जीन के बीच में गैप प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, यूकैरियोट में मिलता है। यूकैरियोट में जीन दूर दूर होते हैं और जितने बड़े जीन है उससे कई गुना बड़ा गैप होता है कई बार। और ये गैप वाला डीएनए जीन नहीं है, ये कोई लक्षण नहीं बनाएगा, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो ये अगर हम बात करें कि क्या सारे जीन डीएनए हैं, बिल्कुल सही है, जितने भी ये जीन है सब डीएनए है। अब उल्टा कर दें, क्या सारा डीएनए जीन है, तो गलत, सारा डीएनए जीन नहीं होता। कौन सा डीएनए जीन नहीं है, तो जो डीएनए जीन के मध्य के इस गैप में उपस्थित है वो डीएनए है, लेकिन वो जीन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। निष्कर्ष के रूप में ये हमारे से भी काम आता, हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, सारे जीन्स डीएनए होते हैं, सारे जीन डीएनए होते हैं, किंतु सारा डीएनए जीन नहीं होता, सारा डीएनए जीन नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो गैप वाला डीएनए है, ध्यान रखिएगा, ये जीन नहीं है, ये जीन नहीं है। ठीक है, और ये जो जीन है ये भी डीएनए का ही सेगमेंट है। तो जीन डीएनए का खंड है जो आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो गुणसूत्र पर जीन की जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से दिखाई जाएगी। तो गुणसूत्र, क्रोमेटिड, डीएनए, जीन, इनके बारे में सीधा सीधा संबंध समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमें जेनेटिक में बार बार कोशिका की कई चीजें काम आएंगी, गुणसूत्र बहुत बार काम आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो कैसे जीन का लोकस, ये तो लोकस के रूप में दिया है, फिर उसको डीएनए के रूप में इस तरह से समझाया जाता है। समझ में आ गई बात। तो जीन, डीएनए और गुणसूत्र का आपस का संबंध, तो जो एक इकाई मानी गई थी मॉर्गन, मेंडल द्वारा और उसके बाद मॉर्गन द्वारा, जीन, इस जीन को गुणसूत्र पर हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू में दो टर्म ली थी, लक्षण, सॉरी कैरेक्टर और ट्रेट, लक्षण और स्वरूप। अब हमने फिर अगली दो टर्म लिए, जीन और अलील। लक्षण बनाने वाली इकाई कौन है आंतरिक रूप से? जीन। जीन की ये इकाई तो लक्षण बना रही है, लेकिन
हमने देखा कि जब जीन से लक्षण बनता है, फिर हमें तो ये भी पता है कि लक्षण के विभिन्न रूप होते हैं। मान लो कोई जीन ऊंचाई बना रहा है, तो ऊंचाई के दो रूप है, टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा बोना। तो जो जीन लंबापन, अब या जीन तो लंबापन बनाएगा या बोनापन। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही जीन से लंबा भी बन जाए और उसी जीन से बोना भी बन जाए, नहीं। अगर जीन से बनने वाले लक्षण के विभिन्न रूप हैं तो हमें इस जीन के भी विभिन्न रूप रखने पड़ेंगे, और ऊंचाई नाम के इस जीन के दो स्वरूप मिलेंगे। एक जीन का स्वरूप लंबा बनाएगा तो दूसरा जीन का स्वरूप बोना बनाएगा। तो जैसे कैरेक्टर के ट्रेट होते हैं, तो फिर जीन के अलील होते हैं। उस स्वरूप को निर्धारित करने के लिए जो हमने ये एक और टर्म, इसीलिए दोनों को कंपैरिजन में लिखा था मैंने, अलील। तो अब हम बात करते हैं अलील की। पहले तो जीन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम अलील की बात करते हैं। अलील हिंदी में उसको कहते हैं युग्म विकल्पी। लक्षण के विभिन्न विकल्प है, स्वरूप है, युग्म विकल्पी। ये शब्द विलियम बेटसन द्वारा बनाया गया। अलील टर्म था, उसके बाद ये युग्म विकल्पी का शब्द आया, ठीक है। सॉरी, जीन टर्म तो पहले से था, उसके बाद ये अलील टर्म आया, बेटसन ने बनाया। अलील शब्द का जो अंग्रेजी का ये जो शब्द है वास्तव में ग्रीक ओरिजिन का है, और इस अलील शब्द का अगर मैं अर्थ देखूं तो इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर। बिलोंगिंग टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे से संबंधित, ठीक है। कहीं ना कहीं अलील शब्द संबंध दर्शाने वाला शब्द है, ठीक है। कई ऐसे शब्द होते हैं जो दो इकाइयों के मध्य संबंध दर्शाते हैं, और ये भी उसी तरह का एक शब्द है। और देखिए, जीन समझना इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब अलील का और जीन का रिलेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये अलील शब्द आया, आखिर बेटसन को अलील शब्द देने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं जरा आपको बेटसन के ही संदर्भ में बात करता हूं। बेटसन जब मीठी मटर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के लक्षण अध्ययन किए। जीन की इकाई की भी बात थी। उन्होंने देखा कि एक जीन है जो लाल पुष्प बनाता है, तो एक जीन ऐसा है जो सफेद पुष्प बना रहा है, एक जीन पौधे को लंबा बना रहा है, तो एक जीन से पौधा बोना बन रहा है। तो विभिन्न प्रकार के इन लक्षणों के लिए उन्होंने जीन देखे कि जीन होते हैं सबके लिए। अब उनको इन विभिन्न लक्षणों के जीन में एक संबंध नजर आया। उन्होंने देखा कि लंबेपन का जीन और बोनेपन के जीन के बीच में एक संबंध है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि ये दोनों जीन जो काम कर रहे हैं, लक्षण तो एक ही बना रहे हैं। लक्षण क्या है? ऊंचाई। तो लंबेपन का जीन भी ऊंचाई बना रहा है, बोनेपन का जीन भी ऊंचाई। तो लंबेपन का बोनेपन का जीन एक ही लक्षण से संबंधित है। वहीं लाल पुष्प का जीन और सफेद पुष्प का जीन, ये दोनों भी एक ही लक्षण से संबंधित है। अर्थात उन्होंने देखा कि जीव के अंदर हमें जीन की कैटेगरी मिलेगी। कुछ जीन ऐसे हैं जो एक ही लक्षण के विभिन्न स्वरूप बनाते हैं, तो कुछ जीन ऐसे हैं जो अलग अलग लक्षण बनाते हैं। तो इनका एक रिलेशन है, और इनको हम विभेदित कैसे करें? तो उन्होंने एक नया टर्म दिया, अलील, और स्पष्ट रूप से कहा कि वे जीन अलील कहे जाएं जो एक ही लक्षण के विभिन्न स्वरूप बनाते हैं, ठीक है। जो एक लक्षण से संबंधित जीन है वो अलील। जिसको आप अलील कह रहे हो है तो वो खुद भी जीन, लेकिन ये अलील शब्द उनके संबंध को दर्शा रहा है कि भाई ये एक ही लक्षण से संबंधित है। तो इसका मतलब लंबेपन का जीन बोनेपन के जीन से अलीलिक संबंध रखता है, ठीक है, ये अलील है। लाल पुष्प का जीन और सफेद पुष्प का जीन अलीलिक जीन है, ठीक है। लेकिन लाल पुष्प का जीन लंबे के जीन से क्या हुआ? अलील है? नहीं है, नॉन अलीलिक कहेंगे। या तो जीन अलीलिक होंगे या जीन नॉन अलीलिक होंगे। और जिसको आप अलील या नॉन अलील जो भी कह रहे हो, है तो सब जीन ना। हम ये कह सकते हैं कि समस्त अलील जीन है? बिल्कुल है। अलील डीएनए का खंड है तो जीन ही हुआ। समस्त अलील जीन है, बट समस्त जीन अलीलिक नहीं है। जीन अलीलिक भी हो सकते हैं और जीन नॉन अलीलिक भी हो सकते हैं, वो लक्षण से तय होगा। तो मॉर्गन ने अलील के लिए एक क्राइटेरिया जोड़ा कि जो जीन एक ही लक्षण के विभिन्न रूप बनाए, बेटसन ने कहा कि जो जीन एक ही लक्षण के विभिन्न रूप बनाए वो अलील कहा जाए। उसके बाद आते हैं मॉर्गन। मॉर्गन को भी अलील का कंसेप्ट तो ठीक लगा कि नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। अब मॉर्गन तो गुणसूत्र के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने पहली बार कहा था जीन गुणसूत्र पर होते हैं। तो मॉर्गन ने अलील के इस क्राइटेरिया में भी गुणसूत्र को शामिल किया, और उन्होंने एक क्राइटेरिया और बताया। मॉर्गन के अनुसार वे जीन अलील कहे जाएं जो समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर पाए जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
वे जीन अलीलिक कहे जाएंगे जो समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर पाए जाते हैं। और वैसे ध्यान रखिएगा कि जो समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर होता है वो निश्चित रूप से एक ही लक्षण से संबंधित होता है। तो बैटसन की बात गलत नहीं करी उन्होंने, बैटसन की बात सही है, उन्होंने गुणसूत्र के संदर्भ में क्राइटेरिया और बता दिया। तो अब जीन को अलील कहने के लिए हमारे पास दो शर्त हो कि वो एक ही लक्षण के संबंधित स्वरूप बनाए, दूसरा समजात गुणसूत्र पर समान लोकस पर हो। और जो जीन ये दोनों शर्त पूरी करे वो अलील कहा जाता है, जो नहीं पूरी करे वो नॉन अलीलिक हो जाता है। हम आगे चल के कई बार ये बात करेंगे कि जीन अलीलिक हैं, जीन नॉन अलीलिक हैं। तो जीन का अलीलिक नॉन अलीलिक का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। कोई जीन अगर अलीलिक कह रहे हैं, ये अलीलिक जीन है, ये दोनों जीन, इसका मतलब ये दोनों एक ही लक्षण से संबंधित हैं और समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर होते, तुरंत हमारा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, नॉन अलीलिक है तो वो ये काम नहीं कर रहे। तो अलील की परिभाषा दी गई, क्योंकि हमने कहा था देखिए लक्षण के विभिन्न रूप हैं, ट्रेट, और लक्षण को निर्धारित करने वाली इकाई कौन है? जीन। तो जीन के भी तो विभिन्न रूप रखने पड़ेंगे, तभी तो लक्षण के विभिन्न रूप बना पाएंगे, और जीन के इन्हीं विभिन्न रूप को हम क्या कहेंगे? अलील। तो जैसे करेक्टर और ट्रेट है वैसे जीन और अलील है समानांतर। ठीक है, तो अलील की हमारी परिभाषा क्या हुई? अलील किसी जीन के विभिन्न रूप हैं जो समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर पाए जाते हैं तथा किसी लक्षण के विभिन्न रूप का निर्धारण करते हैं। तो हमने इसमें बैटसन और मॉर्गन दोनों की बातें शामिल कर दी, और ये दोनों चीजें पूरी होने पर ही जीन को अलीलिक जीन कहा जाएगा। अब बात आती है कि अलील आए कहां से, स्वरूप कहां से आए। मैंने आपको इसलिए ट्रेट के वक्त भी बताया था कि जब एक जाति, एक जीव की उत्पत्ति होती तब तो उसमें लक्षण का एक ही स्वरूप था। जैसे मटर के पौधे की जब उत्पत्ति हुई तो उसमें केवल लंबापन ही होता था, तो ऊंचाई के नाम से बस एक ही जीन था, वो लंबा बनाता था। ठीक है, तो एक ही अलील था, यूं मान लीजिए ऊंचाई का यही जीन है, यही अलील है, और लंबापन होता है। बाद में क्या हुआ, जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले तो लंबेपन के इस जीन में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन कुछ ऐसा हुआ कि एक नया अलील बन गया, और अब ये नया जीन बना। पुराने वाले जीन में म्यूटेशन से नया जीन हमेशा, ये ध्यान रखें, नए नए जीन पुराने जीन में ही परिवर्तन से बनते हैं, एकदम से कहीं से प्रकट नहीं हो जाते। तो लंबेपन के जीन में म्यूटेशन हुआ, एक नया जीन बना, और अब वो बोना बना रहा है। तो हम अब क्या कहेंगे कि लंबेपन के जीन से एक नया स्वरूप बना बोनेपन का। तो बोनेपन का जीन और लंबेपन का जीन, ये दोनों अलीलिक जीन हो गए। तो जितने भी अलीलिक जीन जो नए नए अलील बन रहे हैं, ये सभी पुराने जीन में म्यूटेशन से बनते हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति ये जीन में म्यूटेशन के कारण उसके नए स्वरूप अर्थात अलील बनते हैं, म्यूटेशन से बनते हैं। तो जब जीन में म्यूटेशन होता है तो लक्षण नहीं बदलता, केवल उसके स्वरूप बदलते हैं। जैसे अगर ऊंचाई का कोई जीन है, उसमें म्यूटेशन से वो ऊंचाई का ही रूप बदलेगा, लंबा बोना जो भी। पुष्प रंग का जीन में म्यूटेशन हो जाए, हम कई बार कहते हैं म्यूटेशन से नए लक्षण आते हैं, वास्तव में म्यूटेशन से नए ट्रेट आते हैं। लक्षण तो पुष्प रंग है। अब पुष्प रंग का जीन लाल था, म्यूटेशन हुआ पीला हो गया, और म्यूटेशन हुआ सफेद हो गया। तो लाल पीला सफेद ये क्या है? ये लक्षण नहीं, लक्षण के विभिन्न रूप हैं। लक्षण तो पुष्प रंग है। तो तकनीकी रूप से आइडियली देखें तो अब कह दिया जाता है कि म्यूटेशन से नए लक्षण बनते हैं। दरअसल वो लक्षण और ट्रेट, हमने कई बार कहा है कि लक्षण और ट्रेट कई बार पर्यायवाची होते हैं, इसलिए चल जाता है। बाकी अदरवाइज लक्षण ऐसा नहीं होता है कि ऊंचाई का जीन म्यूटेशन के बाद पुष्प रंग बनाने लग जाए, या पुष्प रंग का जीन कुछ और काम करने लग जाए। लक्षण वही रहेगा, पुष्प रंग का जीन पुष्प रंग ही बनाएगा, रंग बदल जाएगा। तो वास्तव में म्यूटेशन से लक्षण के नए नए स्वरूप बनते हैं, जिनको हम ट्रेट कहते हैं, और यही ट्रेट जिनसे निर्धारित हो रहा है उनको अलील कहते हैं। ठीक है, ट्रेट और अलील समानांतर। ट्रेट जो है वो स्वरूप, वो परिणाम है, और ट्रेट तो प्रदर्शन है। उसको लाया कौन? जीन, और वो जीन अलीलिक जीन होगा। ठीक है, तो अलील के लिए दो क्राइटेरिया है कि जो दो जीन ये दोनों चीजें पूरी करे वो अलील कहलाएगा, और एक लक्षण से संबंधित जितने भी जीन है वो आपस में अलीलिक जीन होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो समजात गुणसूत्र पर समान लोकस, तो थोड़ा सा हम इस चीज को और समझे। जैसे मैंने एक समजात गुणसूत्र बना रखा है, थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं। पहले एक आधारभूत परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि अलील एक संबंध दर्शाने वाला शब्द है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो सामान्य सा शब्द होता है मानव, इंसान, सबके लिए काम आता है। जैसे जीन है वैसे मानव है। अब फिर एक हमारा संबंध सूचक शब्द है भाई, ब्रदर। तो ब्रदर जो है ये किसी इंसान को ही निरूपित करने के लिए होता है। जैसे ब्रदर होता है वैसे अलील शब्द। हमने एक किसी विशिष्ट इंसान को कहा कि ये मेरा भाई है, तो जैसे हमने वही बात है कि किसी एक विशिष्ट जीन को कहा कि ये इसका अलील है,
ये संबंध बता रहे। हमने कहा कि ये मेरा भाई है तो हमें समझ में आ गया कि भाई इन दोनों के माता पिता एक ही, इसलिए इनको भाई कहा। जैसे किसी जीन को कहा कि ये जीन इसका अलील की जीन है, इसका मतलब इन दोनों का लक्षण एक ही। तो ये एक संबंध बताने वाली बात है, ठीक है। तो ये अलील उसी तरह से चलेगा जैसे हम भाई बहन यूज करते हैं, जो रिलेशन यूज करते हैं। रिलेशन में भी हम जिनको कह रहे हैं तो सभी इंसान, तो जैसे जीन तो सब है, ठीक है, लेकिन कुछ जीन आपस में अलीलिक है तो कुछ नॉन अलीलिक है, वो संबंध है, ठीक है। समजात गुणसूत्र पर समान लोकस मॉर्गन ने जो कहा, हम जरा इसको भी समझ लें। पहले हमें समजात गुणसूत्र समझ में आना चाहिए। कई बार जब 11वीं में पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो वहां गुणसूत्र बताते हैं और कहा जाता है कि भाई एक माता से आता है, एक पिता से आता है, और ये जोड़ा जो है पूरी समान लंबाई का, ये समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र की सही परिभाषा ये नहीं कि जिनकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो, जो एक जैसी शक्ल सूरत के हो, नहीं। गुणसूत्र सब एक जैसे दिखते हैं, सही मायने में लक्षणों से तय होती है। इस समजात गुणसूत्र का मतलब ये हुआ कि इस गुणसूत्र पर जिस जिस लक्षण के जीन हैं, ठीक है, अगर उसी लक्षण के जीन इस पर भी हैं तो ये दोनों गुणसूत्र कैसे हुए? समजात, ठीक है। गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन हो, मैं फिर से कह रहा हूं, समान लक्षणों के जीन, समान जीन नहीं बोला, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर ये एक लोकस है और यहां पर ऊंचाई का जीन है लंबेपन का टी, ठीक है। तो ये अगर इसका समजात गुणसूत्र है तो बिल्कुल ठीक इतनी दूरी पर यहां भी एक लोकस बनेगा और यहां पर भी जीन जो है ये ऊंचाई का ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि लंबेपन का, तो इधर भी लंबेपन का, इधर बौनेपन का हो गया, स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है। तो समजात गुणसूत्र के समान लोकस, देखिए एक गुणसूत्र पर लोकस की बात करें, जैसे मैं पहले इस एक गुणसूत्र की बात करूं, तो ये जो लोकस है इस एक गुणसूत्र पर, क्या ऐसा का ऐसा लोकस दूसरा कहीं आ सकता है? इसके ऊपर एक गुणसूत्र पर एक लोकस कितनी बार आया? क्योंकि जैसे इसके नीचे आओगे तो जगह बदल गई, ठीक है। ये मत सोचना कि इधर है तो एक अपन यहां बना ले तो यहां हो जाएगा, नहीं। तो पहली बात तो ध्यान रखना, एक गुणसूत्र पर कोई भी एक प्रकार का लोकस एक ही आता है, क्योंकि रेखीय क्रम होता है। तो रेखीय क्रम में तो एक एक ही का है। अब मुझे चाहिए ऐसा कैसा एक और लोकस, क्योंकि समान लोकस वाले जीन अलील होते हैं, तो इस पर्टिकुलर गुणसूत्र पर तो दोबारा नहीं मिलेगा ये लोकस। हाँ, अगर इसका ये समजात गुणसूत्र है तो इस समजात गुणसूत्र पर जैसे यहाँ बिल्कुल ठीक इसी जगह पर आपको ये एक लोकस और मिलेगी। और अगर ये ऊंचाई का जीन है हाइट का, तो ये भी हाइट का जीन है, ठीक है। तो ये जो दोनों जीन हैं, क्या ये अलील होने की पात्रता पूरी करते हैं? ये समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर है और दोनों एक ही लक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो उनको हम अलीलिक जीन कहेंगे। और ऐसे गुणसूत्र जो है ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। समजात गुणसूत्र का मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, समजात गुणसूत्र कौन से हुए? जिन पर समान लक्षणों के जीन पाए जाते हैं, समान लक्षणों के जीन उपस्थित होते हैं। जिन गुणसूत्र पर समान लक्षणों के जीन उपस्थित होते हैं उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात की बार बार परिभाषा की जरूरत पड़ेगी, हर बार ध्यान रखना। ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन हो वो समजात। समान लक्षण, ये मत कहना समान जीन, कहाँ है समान जीन? ये लंबेपन का जीन है, ये बौनेपन का जीन, लेकिन लक्षण समान है, ऊंचाई, समझिए। तो इस तरह से अब ये जो दोनों जीन हुए, देखिए ये जो दोनों जीन हैं, इन दोनों जीन को मैं अलील कह सकता हूं। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अलीलिक जीन पेयर। इसको क्या बोलेंगे? अलीलिक जीन का जोड़ा, अलीलिक जीन हो गए तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि नहीं एक अपन यहां और बना ले, ये एक लोकस, और मैं कहूं कि ये वाला जीन और ये वाला जीन अलीलिक होगा या नॉन अलीलिक होगा, तो क्या कहेंगे? इन दोनों जीन को क्या कहेंगे? अलीलिक या नॉन अलीलिक? ये दोनों है तो गुणसूत्र वही, लेकिन लोकस अलग अलग है। भले गुणसूत्र समान हो लेकिन लोकस अगर अलग अलग है तो इन दोनों को हम कहेंगे नॉन अलीलिक। ये नॉन अलीलिक जीन। बात अगर लोकस की है तो एक काम करते हैं, अपन एक और गुणसूत्र का जोड़ा बना लेते हैं। चलिए एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा यहां बना दिया, ये एक अलग जोड़ा है समजात गुणसूत्र का, ठीक है। अब यहां पर भी हमने एक बिल्कुल जैसे यहां ऐसा कैसा एक लोकस हमने यहां बना दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी, तो ये दोनों जीन कैसे होंगे? आपको देखने में तो लग रहा है कि ये दोनों एक जैसे लोकस है, लोकस तो समान सा लग रहा है, लेकिन तब भी अलीलिक रही क्योंकि गुणसूत्र अलग अलग हो गया।
समजात जोड़े पर समान लोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी दो गुणसूत्र का समान लोकस या एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग लोकस नहीं। लोकस बदला, गुणसूत्र बदला, मतलब ये भी क्या होगा, नॉन अलीलिक। ठीक है, तो एक ही गुणसूत्र पर भिन्न भिन्न जगहों पर जीन है तो नॉन अलीलिक। एक जैसी जगह दिख रही है लेकिन अलग अलग गुणसूत्र, अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पर है तो भी नॉन अलीलिक। समजात गुणसूत्रों पर समान लोकस है वो अलीलिक। मतलब इसका ये जीन इससे तो नॉन अलीलिक है, इसका अलीलिक पार्टनर कहाँ होगा, इधर होगा, ये दोनों अलीलिक हो जाएंगे। ऐसे ये है तो इसका ये वाला पार्ट जो है ये दोनों अलीलिक होंगे। ठीक है, इन दोनों को हम अलीलिक कह सकते हैं, ये दोनों आपस में अलीलिक हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन नॉन अलीलिक, इन दोनों का भी नॉन अलीलिक। जीन क्या अलीलिक नॉन अलीलिक की लोकेशन समझा रहा हूं मैं आपको, ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। गुणसूत्र के संदर्भ में बात करेंगे तो अलील के लिए एक दूसरा कोई होना चाहिए, उसके साथ संबंध बता रहे। तो एक ही जीन आप देखिए, एक ही जीन किसी दूसरे जीन से अलीलिक और किसी तीसरे जीन से नॉन अलीलिक होता है। अब जैसे मैं इस जीन की बात करूं तो ये जीन इस जीन से तो क्या हो गया, अलीलिक, और ये जीन इससे क्या संबंध रखेगा, नॉन अलीलिक, इससे क्या संबंध रखेगा, नॉन अलीलिक। तो ये एक अकेले जीन की बात नहीं है, वो दूसरे के संदर्भ में बात हो रही है कि एक ही जीन कुछ जीन से अलीलिक संबंध रखेगा तो कईयों से नॉन अलीलिक भी रखेगा। ये रिलेशन है, हम किन की बात कर रहे हैं उस पर आएगी बात। ठीक है, वैसे जिसको आप अलीलिक नॉन अलीलिक जो भी कह रहे हो सब है तो जीन, केवल इनके रिलेशन है जो इनकी लोकेशन और गुणसूत्र लक्षण पर तय होगा। समान लक्षण समान लोकस के हैं अलीलिक, अन्यथा नॉन अलीलिक। ठीक है, तो इस तरह से अलीलिक नॉन अलीलिक का आपको सही प्रकार से एक तो इनकी लोकेशन आनी चाहिए। जीन अलीलिक भी हो सकते हैं, जीन नॉन अलीलिक भी हो सकते हैं। एक निष्कर्ष ध्यान रखिएगा, समस्त अलील जीन है किंतु समस्त जीन अलीलिक नहीं है, जीन नॉन अलीलिक भी हो सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कि सारे अलील तो जीन हैं लेकिन सारे जीन अलीलिक नहीं होते, जीन नॉन अलीलिक भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। अच्छा, अब देखिए किसी जीव में या किसी लक्षण के कितने अलील हैं, क्या है। अगर आपसे पूछा जाए किसी लक्षण के कितने अलील होंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम देखिए उस लक्षण के विभिन्न स्वरूप कितने हैं। जिस लक्षण के जितने स्वरूप हैं उसी हिसाब से उनके अलील हो जाएंगे। मान लीजिए ऊंचाई का लक्षण है, उसके दो स्वरूप हैं, लंबा और बौना, तो ऊंचाई को निर्धारित करने वाले जीन के भी दो स्वरूप होंगे और वो दोनों अलील, तो दो अलील हो गए उसके। पुष्प रंग के अगर मान लीजिए 3 स्वरूप है, रेड, येलो और व्हाइट, तो पुष्प रंग के जीन के हमें 3 स्वरूप रखने पड़ेंगे तो 3 अलील हो जाएंगे। तो किसी भी जीन में कितने प्रकार के अलील रहेंगे वो उसके लक्षण के कितने ट्रेट हैं उससे डिसाइड होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और एक जीव में अगर बात करें, अच्छा सबसे पहले तो जीन, एक और चीज मॉर्गन ने जो यहाँ पर बताया जीन को लिखने का तरीका, हम लोग जीन को जो है हमेशा अल्फाबेट से लिखा करेंगे, इंग्लिश के अल्फाबेट से, ABCD जो भी। ठीक है, मॉर्गन ने यहाँ पर एक रूल बनाया कि ध्यान रखिएगा कि जब हम जीन लिखेंगे, किसी जीव का जीनोटाइप लिखेंगे, तो हम ध्यान रखें कि जो अलीलिक जीन है उनका चिन्ह एक ही रखें। अलीलिक जीन को एक ही अल्फाबेट द्वारा दर्शाया जाएगा और अल्फाबेट चिन्ह तभी चेंज करना है जब ध्यान रखें कि पूरा का पूरा लोकस बदल जाए। एक लोकस वाले जीन के लिए एक ही चिन्ह चले। मान लीजिए हाइट के जीन के लिए मैं T लेटर का चयन करता हूं तो मुझे टॉल को भी T से दर्शाना और ड्वार्फ को भी T से दर्शाना, D से नहीं। अब मैंने इन दोनों को विभेदित करने के लिए ये कर देता हूं कि टॉल को मैं कैपिटल T से और स्मॉल को ड्वार्फ को मैं स्मॉल t से दर्शा लूं, है तो T। तो जब तक वो अल्फाबेट एक ही चल रहा है, चिन्ह एक ही चल रहा है, मतलब ये अलीलिक है। सेम लोकस वालों के लिए एक ही अल्फाबेट यूज किया जाएगा अलीलिक जीन के। अगर हम पुष्प रंग के लिए मान लीजिए R लेटर लेते हैं तो मैं रेड, येलो, व्हाइट सबको R से दर्शाऊंगा। अब मैं ये कर सकता हूं कि रेड के लिए कैपिटल R, येलो के लिए R डैश कर दूं, व्हाइट के लिए स्मॉल r कर दूं। तो ये ध्यान रखना कि अलीलिक जीन को निरूपित करने के लिए जो अल्फाबेटिक चिन्ह लिए जाते हैं उनमें एक छोटा सा नियम है कि जो समान लोकस के अलीलिक जीन हैं उनका अल्फाबेट एक ही रहेगा। आप उसको कैपिटल स्मॉल कर सकते हो विभेद करने के लिए, इसलिए ये कैपिटल T, स्मॉल t, ये T लोकस हो गया, T अलील है। तो अब इसको T नहीं कहेंगे, इसको मान लीजिए कह दीजिए आपने A कह दिया, ये A हो गया, ये स्मॉल A हो गया, इसको B लिख दिया आपने, तो चिन्ह बदलेंगे। इसका फायदा क्या है, हम बार बार गुणसूत्र थोड़ी बनाएंगे, हमें तो क्या दिखेगा गुणसूत्र पर जैसे जीनोटाइप दिखेगा हम वहीं से अंदाजा लगा लेंगे कौन अलीलिक है कौन नॉन अलीलिक है। जैसे अगर आपको जीन ऐसा दिखा रखा है, ये मान लीजिए किसी जीव के जीन लिख रखे हैं, ठीक है, तो इसको देख के पता चल रहा है कौन अलीलिक है कौन नॉन अलीलिक है। अब मैं अगर कहता हूं यहाँ पर A और A
ये क्या हो गए, अलीलिक। समान लोकस वाले हैं अलीलिक। ऐसे बी और बी ये भी क्या हो गए, अलीलिक। लेकिन अगर मैं ए और बी की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन अलीलिक। जैसे ही अल्फाबेटिक चिन्ह बदलेंगे तो नॉन अलीलिक। ए मतलब ये समान लोकस के अलीलिक जीन है, बी बी समान लोकस के अलीलिक जीन है। मैं अगर ए का बी से तुलना कर रहा हूं तो ए और बी क्या है, नॉन अलीलिक। ये अलग अलग लोकस के हो जाए। ये तो मॉर्गन के नियम है कि किसी भी जीन को लिखने का तरीका है। जीन को जब चिन्हों के रूप में लिखा जाता है तो अंग्रेजी के अल्फाबेट काम में लेंगे। तो मॉर्गन ने फिर इसमें एक सिस्टम बना लिया कि भाई जो अलीलिक जीन है उनके लिए अल्फाबेटिक चिन्ह एक जैसे ही रखो, नॉन अलीलिक के लिए अलग कर दो, ताकि हमें मालूम रहे कि कौन तो एक ही लोकस एक ही लक्षण का है, कौन अलग अलग लक्षणों के हैं। इसलिए इस तरह से लिखा जाए। समझ में आ गई बात। तो अलीलिक जीन और नॉन अलीलिक जीन के बारे में क्लियर पता रहे, क्योंकि नॉन अलीलिक जीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आगे जाकर के। तो अलीलिक जीन तो कौन से हो गए, जो समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर है, समान लक्षण से संबंधित है। नॉन अलीलिक जीन दो प्रकार के होंगे, एक ही गुणसूत्र के अलग अलग लोकस पर उपस्थित जीन नॉन अलीलिक, या अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन भी नॉन अलीलिक। ठीक है, तो इस तरह से अलीलिक नॉन अलीलिक का एक कंसेप्ट है। हम जीन के बाद ही अलील की बात करते हैं, क्योंकि जीन से जो लक्षण बनता है उस लक्षण के विभिन्न रूप हैं, तो हमारे अलील के भी विभिन्न रूप। इनके लोकस नहीं बदलेंगे। जैसे टी यहाँ है तो यहाँ भी यही आएगा। आप कोई सोचोगे टी इधर आ जाए, ये खिसकते थोड़ी, ये बनते कैसे। जैसे आप देखिए, हम अगर सेल डिवीजन की बात करें, जैसे ये गुणसूत्र हुआ, मैंने क्या कहा था, फिर ये डबल होता है एस अवस्था में, इसमें एक डीएनए है, तो ये एस अवस्था में डबल हुआ तो ऐसा डायड बन जाता है, याद है। उसके बाद में फिर प्रोफेज मेटाफेज होने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये समझात जोड़ा भी कहलाता है। यही तो हुआ। तो हमारे इनका लोकस क्यों नहीं बदलता, मैं आपको इसका छोटा सा कारण बता रहा हूं। जैसे देखिए, अब मैं यहां पर यहां लिख देता हूं मैं ये कैपिटल टी, ये टी जीन। तो जैसे ये डबल हुआ तो यूं का यूं, डीएनए तो यूं का यूं कॉपी होता है। तो जैसे यहाँ टी है तो इसके सामने तो आएगा टी, फिर ये अलग अलग भी हो जाएंगे, तो ये रहेंगे तो एक ही लोकस। आई कुछ बात समझ में। इनका लोकस नहीं बदलेगा कि ये टी यहाँ दूसरा यहाँ आ जाए, ये नहीं खिसकेगा। अब स्मॉल टी कैसे आया, मैंने आपको बताया था ओरिजिनल जीन जो भी है म्यूटेशन से आता है, और म्यूटेशन विरल रूप से होता है, कोई बार बार नहीं होता है। एक बार बन गया फिर वो चलता रहता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जब ये कॉपी हुआ दो बना, तो चांस की बात है कि यहाँ पर ये वाला जो था अलील, ये क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन हुआ और ये स्मॉल टी हो गया। कैपिटल टी से जब स्मॉल टी, ये कॉपी हो रहा था, कैपिटल टी की कॉपी हो रही थी डीएनए की, उस दौरान इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, डीएनए में जो गड़बड़ होती है उसी से म्यूटेशन होता है, तो ये स्मॉल टी बन गया, और फिर ये इस तरह से बाद में ये अलग आ गया। ऐसे बन सकते, ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन जब कभी नया अलील बनता है तो ऐसे बनता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो अलीलिक जीन है म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं, उनकी जगह नहीं बदलती, लोकस वही रहेगा, वहीं सामने आएगा, इसलिए हम इनको ऐसे दर्शाते हैं। क्लियर, ठीक है। और पुराना जो जीन, जो ओरिजिनल जीन है, उसी में म्यूटेशन से नए नए स्वरूप, नए नए अलील, नए नए ट्रेट बनेंगे। ठीक है। अब हम एक आखिरी बात और कर लें जीन और अलील के संदर्भ में। एक जीव में हम जीन और अलील का क्या स्थिति देखते हैं। हमारे जीव या तो हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि एक हैप्लॉइड जीव में किसी लक्षण के कितने अलील हो सकते हैं, एक डिप्लॉइड जीव में किसी लक्षण के कितने अलील हो सकते हैं। तो पहले हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की परिभाषा आनी चाहिए। अगुणित द्विगुणित क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे कि एक अगुणित जीव में किसी लक्षण के अधिकतम कितने अलील हो सकते हैं। तो अगुणित किसको कहते हैं, तो अक्सर हम लोग कह देते हैं एन संख्या मतलब अगुणित, तो ये अधूरा है। अगुणित किसको कहते हैं, जब किसी कोशिका में प्रत्येक प्रकार का एक 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 गुणसूत्र हो, हर टाइप का एक एक गुणसूत्र हो, अगुणित। जब किसी कोशिका में प्रत्येक प्रकार के दो दो गुणसूत्र हो तो द्विगुणित हो जाएगा। समझ गया। तो अगुणित और द्विगुणित जो है वो गुणसूत्र पर चलेगा, हर प्रकार का एक एक गुणसूत्र। अब आप देखिए, अगर हर प्रकार का एक गुणसूत्र, मतलब ये एक गुणसूत्र ले लिया अपन, ठीक है, तो इस एक गुणसूत्र पर कोई एक लोकस, अलील तो एक पर्टिकुलर लोकस पर ही होगा ना, तो एक गुणसूत्र में एक लोकस कितनी बार आएगा, एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हैप्लॉइड सेल में क्योंकि हर टाइप का एक एक ही गुणसूत्र है, तो हर लोकस भी एक एक ही होगा। और जब आपके पास लोकस एक है तो आप एक लक्षण के अधिकतम कितने अलील रख पाओगे, जब जगह एक ही की है तो एक रख पाओगे। लक्षण के स्वरूप कितने उससे मतलब नहीं। मान लो किसी लक्षण के तो दो स्वरूप हैं, किसी के तीन हैं, और जीव अगर हैप्लॉइड तो क्या इन दोनों को रख लोगे उसमें, नहीं रख सकते, जगह तो एक की। तो हैप्लॉइड में एक लोकस होता है तो एक रख लेंगे, कोई सा भी एक रख लेंगे, तीन है तो भी एक ही रखेंगे। डिप्लॉइड क्या हो गया, जब किसी कोशिका में एक ही प्रकार के दो दो गुणसूत्र जोड़े में हो,
जोड़े में होंगे तो अब हमारे पास लोकस कितने हो गए, 2 उपलब्ध हैं। अब 2 लोकस उपलब्ध हैं, हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड n कहेंगे इसको, और डिप्लॉइड हो जाएगा 2n। n और 2n की हमारी परिभाषा पहले क्लियर होनी चाहिए कि किसी लक्षण का इसमें एक ही एलील उपस्थित होगा। हैप्लॉइड कहेंगे किसको, हैप्लॉइड सेल कौन से हुई, जब सेल में प्रत्येक प्रकार का एक एक गुणसूत्र हो, प्रत्येक प्रकार के एक एक गुणसूत्र। प्रत्येक प्रकार का एक एक गुणसूत्र होता है हैप्लॉइड सेल, प्रत्येक प्रकार का एक एक गुणसूत्र, इसलिए किसी लक्षण का उसमें एक ही एलील होगा। अब मान लो ऊंचाई के तो हमारे पास में 2 एलील हैं, तो एक एलील रखने का मतलब या तो कैपिटल टी रखेंगे या फिर स्मॉल टी रखेंगे, प्रत्येक प्रकार का एक ही गुणसूत्र। ठीक है, डिप्लॉइड सेल क्या हो जाएगी, इसमें सेल में प्रत्येक प्रकार के 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्रत्येक प्रकार के 2 गुणसूत्र होते हैं। और क्योंकि प्रत्येक प्रकार के 2 गुणसूत्र होंगे तो लोकस भी 2 होंगे, इसलिए अधिकतम 2 एलील रखे जा सकते हैं। एक लक्षण के 2 एलील, क्योंकि 2 लोकस होते हैं, जितने लोकस उपलब्ध है उसी अकॉर्डिंग। तो अब जब 2 रखते हैं, मान लीजिए हमारे लक्षण के तो 2 ही स्वरूप है, टी और स्मॉल टी, और हमारे पास जगह भी 2 के रखने की है, तो हमें यहाँ छूट मिलती है कि जब अधिकतम 2 रख सकते हैं तो दोनों समान भी हो सकते हैं या ये दोनों असमान भी हो सकते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। समान होने पर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, असमान होने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 तरह का संगठन हो सकता है। जब एक जीव डिप्लॉइड है, ज्यादातर जीव डिप्लॉइड होते हैं, उसमें प्रत्येक प्रकार के 2 गुणसूत्र हैं, यानी कि एक जैसे 2 लोकस होंगे। 2 लोकस होने पर हमारे पास 3 अवस्था हो सकती है कि दोनों पर समान ही एलील हो या अलग अलग भी हो। ठीक है, इवन आपके पास मान लीजिए लक्षण में 3 एलील हैं, सपोज 3 एलील है, 3 भी है तो भी 2 ही रख पाओगे। जितने उपलब्ध जगह होगी उसी के अनुसार काम चलेगा। आमतौर पर एक लक्षण के 2 स्वरूप होते हैं तो हमारे पास 3 संगठन हो सकते हैं। इसी से आगे की टर्म बनती है समयुग्मी विषमयुग्मी। ठीक है, तो ये जो चीज बनी, तो डिप्लॉइड में जब 2 एलील हैं तो दोनों एक जैसे भी रख सकते हो और दोनों अलग अलग भी रख सकते हो। तो इस तरह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में किसी लक्षण के कितने जीन कितने एलील होंगे ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो हमने डायग्राम बताया था, जैसे ये जो बताया था एलीलिक जीन जोड़ा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए ये कितने जीन और कितने एलील है, तो कितने जीन है, तो 2 जीन है, एक जीनियर एक जीनियर, 2 जीन है। और कितने एलील है, तो यहाँ कई लोग गलती करते हैं, 1 एलील है, गलत। एलील भी 2 है भाई, एलील भी तो वही इकाई की बात हो रही है ना। तो जीन भी 2 है और दोनों जीन एक दूसरे के एलीलिक हैं, तो ये जीन जोड़ा लिखा है हमने सीधे। ठीक है, तो ये 2 जीन है, 2 एलील है, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड में दोनों तरह की एक ही मिलता है, डिप्लॉइड में 2 मिल जाते हैं। तो जीन और एलील दोनों का आपस का संबंध, आपस की परिभाषा, और उसके बाद इनके कोशिकाओं में या जीवों में कितनी मात्रा हो सकती है, तो ये कंपैरिजन हमने 4 टर्म पढ़ी देखी है, लेकिन ये बड़ी कंसेप्ट वाली टर्म है, कैरेक्टर और ट्रेट, और उन्हीं के कंपैरिजन में जीन और एलील। ठीक है, जीन तो अपनी जगह ठीक है, एक आधारभूत इकाई है। एलील हम कब कहते हैं, जीन को एलील कैसे कहा जाता है, उसके बारे में हमने बातचीत की। ठीक है, और ये सब एलील थोड़ा थोड़ा सा म्यूटेशन होने से, थोड़े थोड़े से परिवर्तन से बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी शुरू की 4 टर्म रही। इसके बाद हम अगली टर्म आगे की शुरू करते हैं। इसके बाद